हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था जैव विविधता का। जैव विविधता में हमने 5 पॉइंट उसके जान लिए थे और 5वां पॉइंट था जैव विविधता के नुकसान के कारण। जैव विविधता के नुकसान के कारण हमने पढ़ लिए थे। एक मानव निर्मित कारण होता है, एक प्राकृतिक कारण होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में। अब हम आगे आज जो क्लास शुरू करेंगे, हम जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण के बाधाएं और रेड डाटा बुक और 995 प्रजातियां के बारे में क्या है, ये कहाँ से ली गई है, और 50 वर्षों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं जैव विविधता के संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण कैसे किया जा सकता है? संरक्षण का मतलब है बचाव, है ना। जैव विविधता के संरक्षण के जैव विविधता के संरक्षण दो तरीके से होता है, एक स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय क्या होता है, ये हम देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण दो तरीके से, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय की परिभाषा हम देख लेते हैं। शुरुआत में जैव विविधता के संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण से आवश्यक पारिस्थितिक विविधता का संरक्षण होता है और खाद्य श्रृंखलाओं की निरंतरता बनी रहती है। तो जैव विविधता का संरक्षण बना रहता है अगर उनकी खाद्य श्रृंखला बनी रहेगी तो। संरक्षण के तरीके हैं बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय। बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय। स्वस्थानीय है संरक्षण जंतुओं और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है। स्वस्थानीय में प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जाता है, उसे स्वस्थानीय कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण जंतु और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है। स्थापित प्राकृतिक आवास है, इसमें स्थापित जो आवास है प्राकृतिक है। स्वस्थानीय में प्राकृतिक आवास, इसमें प्राकृतिक आवास में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, और बायोस्फीयर रिजर्व आता है। रिजर्व आते हैं, है ना। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं स्वस्थानीय प्राकृतिक आवास को लेकर, ये तीनों आते हैं। ऐसी कुल संख्या भारत में 104 है। इसकी संख्या 566 है अभयारण्य की इंडिया में, और बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के 18 हैं। ये डाटा 15 मार्च 2021 तक का है ना। उसके बाद बाह्य स्थानीय की परिभाषा हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण उन क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का संरक्षण जहां वे स्वाभाविक रूप से होते हैं, स्वाभाविक स्वभाव से संबंधित होता है, बाह्य स्थानीय कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है ना। बाह्य स्थानीय के बारे में और पढ़ लेते हैं। यहाँ जानवरों को पाला जाता है या पौधों की खेती की जाती है, जैसे प्राणी उद्यान या वनस्पति उद्यान। किसी जानवर या पौधे का उस आवास में पुनः प्रवेश जहां से वे विलुप्त हो गए हैं पूर्व स्थानीय संरक्षण का दूसरा रूप भी है। पूर्व स्थानीय के संरक्षण का दूसरा रूप भी है, जहां पुनः प्रवेश, जहां उन्हें लुप्त हो गए हैं उनको पुनः प्रवेश दिया जाता है, पूर्व स्थानीय संरक्षण का दूसरा रूप है। इसमें पूर्व स्थानीय भी आता है बाह्य स्थानीय में। अगला है जैव विविधता संरक्षण में बाधा। जैव विविधता संरक्षण में बाधाएं हैं, यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए उस बीच में बाधाएं क्या आती है वो हम देखते हैं, वो एक बार पढ़ते हैं। संरक्षण में बाधाएं इसमें बाधाएं मौद्रिक लाभ के लिए जीवित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करना। ये जो अपने फायदे के लिए, आर्थिक लाभ के लिए मौद्रिक लाभ भी बोलते हैं, उसके लिए प्राकृतिक संरक्षण में बाधाएं, क्योंकि हम जब विकास करेंगे तो इसका संरक्षण तो कैसे हो पाएगा, नुकसान ही होगा, संरक्षण तो नहीं होगा। तो ये संरक्षण में बाधाएं
भौतिक लाभ के लिए जीवित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मूल्य और ज्ञान अपर्याप्त है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए एक तो मूल्य, मतलब जैसे अनमोल कोई चीज होती है वैसे इसको मूल्य लिखा गया है, अनमोल है। और उसमें ज्ञान का अपर्याप्त है, मतलब ज्ञान हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है, अवेयर नहीं है कोई भी उसके बारे में, तो उससे भी ये संरक्षण में बाधा है, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं तो हम संरक्षण कैसे करेंगे। तो ये भी है प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मूल्य और ज्ञान अपर्याप्त है। अनियोजित शहरीकरण और अनियंत्रित उद्योगीकरण, अगर हम लगातार दोहन उसका करते रहेंगे अपने फायदे के लिए, उद्योगीकरण के लिए, तो उसमें संरक्षण कैसे हो पाएगा, ये भी बाधा है। तो अनियोजित शहरीकरण यानी कि जिसकी हमने योजना पूरा पहले योजना नहीं बनाई है, अनियोजित है, शहरीकरण किए जा रहे हैं, ये भी नहीं पता हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, जो प्राकृतिक चीज हमें बचाने के लिए हम उसका विनाश करते जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, विकास के लिए, शहरीकरण के लिए। तो ये भी अनियोजित शहरीकरण और अनियंत्रित औद्योगिकरण। उसके बाद रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? जो प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियां, जंतु, जीव जो खतरे के कगार पर धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उनका डाटा विभिन्न एजेंसियों के द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। उन विभिन्न एजेंसियों में एक एजेंसी रेड डाटा बुक भी है। रेड डाटा बुक भी सूचीबद्ध करती है प्रजातियों को, इसलिए उसे रेड डाटा बुक किया जाता है, क्योंकि लुप्त वाले लोगों को, लुप्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करती है, और खतरे का निशान रेड है, इसलिए सूची का नाम रेड डाटा बुक है। इस रेड डाटा बुक को कौन प्रकाशित करता है? IUCN करता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। खतरे के रूप में आगे जाने वाली प्रजातियों को विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ कुछ निजी संगठनों द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। इन सूचियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध रेड डाटा बुक है। यह कई प्रकार की प्रजातियों की स्थिति के बारे में जानकारी का एक ढीला ढाला आंकड़ा है। यह वॉल्यूम लगातार अपडेट किया जाता है। और लाल निश्चित रूप से खतरे का प्रतीक है। मैंने बताया ना भाई, खतरा तो लाल, वो खतरे के लिए सबसे बेस्ट जो कलर है, दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए, अवगत कराने के लिए लाल कलर का रंग सबसे बेस्ट है, सबसे प्रचलित लाल रंग है खतरे के लिए, इसलिए लाल निश्चित रूप से खतरे का प्रतीक है। लाल रंग निश्चित किया गया इसके लिए, खतरे के लिए, कि प्रजाति वर्तमान में दुनिया भर में पौधों और जानवरों दोनों का अनुभव करती है। रेड डाटा बुक पहली बार 1966 में IUCN के द्वारा विशेष जीवन रक्षा आयोग द्वारा स्वीकृत सूची प्रजातियों के निर्माण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक गाइड के रूप में जारी किया गया था। इस पुस्तक में लुप्तप्राय स्तनधारियों और पक्षियों की जानकारी जानवरों, पौधों के अन्य समूहों की तुलना में अधिक व्यापक, ये सूची अधिक व्यापक है पक्षियों और जानवरों और पौधों के समूह के लिए। अब तक आ जाते हैं इसमें। वर्तमान में भारत की कुल 995 प्रजातियों, वर्तमान में भारत की कुल 995 प्रजातियां लाल सूची में शामिल है। अक्टूबर 2015 में भारत के 7 और पक्षियों को लाल सूची में शामिल किया गया, जिससे इस सूची में शामिल भारतीय पक्षियों की संख्या 173 से बढ़कर 180 हो गई है। यानी कि जो भारत के पक्षी हैं, जो लुप्तप्राय प्रजाति, उनकी संख्या बढ़ के 180 हो चुकी है, जो कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है ना, और सूची में शामिल। और कुल मिला के जो सभी को मिला के 995 प्रजाति लाल सूची में सूचीबद्ध है भारत की। अब तक इसमें लाल डाटा बुक में रेड डाटा बुक में अब तक कुल 105,500 प्रजातियों का आकलन किया गया है, जिसमें से 28,000 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। IUCN द्वारा 2020 तक 160,000 प्रजातियों को पहचान कर उनके बेहतर संरक्षण एवं परिरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो
रेड डाटा बुक में जिनका आकलन किया गया है, विलुप्ति के कगार पर जितने भी जानवर जीव जंतु हैं, वनस्पति जैव विविधता है, उन सभी को जो सूचीबद्ध किया जाता है, उन पेपरों का कलर होता है गुलाबी कलर का, पिंक कलर का कलर होता है उन पेपर्स का। प्रकाशन के गुलाबी पन्नों में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है। और जैसे जैसे स्थिति बदलती है लुप्तप्राय प्रजातियों की, यानी कि कई बार ऐसा होता है हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो कम प्रजाति है, अगली बार हम जब डाटा कलेक्ट करेंगे उनका तो ज्यादा प्रजाति होगी, यानी कि स्थिति में सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उस प्रजाति का सुधार होने के बाद गुलाबी पन्नों पे से ना करके उसका जो सूचीबद्ध किया जाएगा उसको हरे कलर के, ग्रीन कलर के पेपर पे उसका सूचीबद्ध किया जाएगा अगली बार जब स्थिति में परिवर्तन होगा। तो एक ये भी चीज याद करने वाली है, एक पॉइंट है इसके लिए याद करने वाला है, गुलाबी पेज और ग्रीन कलर के पेजेस में यूज किए जाते हैं, पिंक और ग्रीन। पिंक कलर जो सूचीबद्ध है खतरे के कगार पर है, जिसमें स्थिति में सुधार आ रहा है, उनके खतरे से बाहर निकल रही है, उन प्रजातियों के लिए ग्रीन कलर का पेपर यूज किया जाता है। अगला 50 वर्ष। हम कैसे डिसाइड करते हैं या ये सूचीबद्ध इसमें आंकड़ा कैसे दिया जाता है कि ये विलुप्ति के कगार पे, ये विलुप्त हो चुका कोई प्रजाति या पादप वनस्पति कोई भी है। तो उसमें हम ये देखते हैं 50 वर्षों में, जो विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो जाति प्रजाति वनस्पति जो भी है, तथा उनके बारे में यह विश्वास हो गया हो कि विश्व में कहीं भी अब उनका अस्तित्व नहीं है। विलुप्त प्रजातियां भूतल पर अतीत में विकसित थी, जो अब सदैव के लिए विलुप्त या लुप्त हो गई है। लुप्त होने वाले में सूचीबद्ध जो किया गया कुछ प्रमुख हैं: डायनासोर, मैमथ, डोडो, जायंट माओ, तस्मानियन भेड़िया, क्यूबन लाल तोता, अंटार्कटिका भेड़िया, रोड्रीगूज कछुआ, ब्लूबक, रेयोकस, किंगफिशर आदि इनमें प्रमुख हैं। ये तो है जो पूरी दुनिया में विलुप्त हो गए हैं, डायनासोर, मैमथ, डोडो, जायंट माओ, तस्मानियन भेड़िया कुछ। अगला भारत के विलुप्त जानवरों में प्रमुख है। भारत में जो विलुप्त हुए हैं प्रमुख हैं एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख एवं सुंदर वन बोना गैंडा। उक्त जातियों में कुछ तो प्राकृतिक कारणों से विपरीत परिस्थितियों में अपनी उत्तरजीविता न बनाए रख पाने के कारण इस धरती से विलुप्त हो गए हैं, जबकि इसमें पाए जाने वाले डोडो पक्षी आदि मानवीय क्रूरता की भेंट चढ़ गए हैं। तो इसमें प्रमुख है गुलाबी सिर वाली बत्तख, गुलाबी सिर वाली बत्तख और सुंदरवन बोना गैंडा। बोना गैंडा एशियाई चीता। ये प्रमुख है भारत के, है ना। तो आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास हमारे, ये क्लास 2 है, अगली क्लास हमारी क्लास 3 होगी। तो आज हमने यहाँ तक जान लिया है रेड डाटा बुक तक, आगे हम इससे आगे पढ़ेंगे रेड डाटा बुक से आगे, इसी में कंटिन्यूटी में क्लास 3 होगी वो। आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।